ये माना गया कि पृथ्वी पर जब जीवन उत्पत्ति हुई तो एक द्रव था जिसका नाम प्राइमोर्डियल सूप रखा गया। बिना सूचना के प्रोटीन नहीं बन सकता। यहाँ ध्यान रखिएगा, हम केवल किसी डब्बे में अमीनो एसिड डाल के हिला के उसको प्रोटीन नहीं बना सकते। इसलिए ये कहना भ्रमित करना है कि उस समय छोटे छोटे अमीनो एसिड वाले प्रोटीन थे तो बाद में बड़े बनते चले। ऐसा नहीं है। आज भी मानव शरीर में छोटे बड़े कम संख्या वाले अमीनो एसिड और अधिक संख्या वाले अमीनो एसिड वाले प्रोटीन मिलते हैं। आइए अब हम एबायोजेनेसिस पर विचार करते हैं। एबायोजेनेसिस का अर्थ है निर्जीव जगत से सजीव जगत की उत्पत्ति। ए का अर्थ है नहीं, बायो का अर्थ है सजीव या जीवन, जेनेसिस का अर्थ है उत्पत्ति। इसके मूल में अवधारणा है कि एक समय ऐसा था पृथ्वी पर जब पृथ्वी पर जीवन उपयोग के लिए, जीवन उत्पत्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां थी। इन अनुकूल परिस्थितियों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने हुए मॉलिक्यूल या यौगिक अणु थे और उनमें कुछ परिवर्तन के द्वारा अमीनो एसिड उत्पन्न हो गए। ये अमीनो एसिड एक दूसरे से मिलके प्रोटीन बन जाते हैं और प्रोटीन जीवन के लिए आधारभूत रसायन है या जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स हैं। इसको सही बताने के लिए स्टेनले मिलर का एक प्रयोग का मिलर अंगूरे एक्सपेरिमेंट का उदाहरण दिया जाता है। दाईं ओर एक चित्र दिया है जो प्रतीकात्मक रूप से मिलर उरे प्रयोग को दर्शाता है। ये चित्र और ये सूचना जो मैं दे रहा हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की वेबसाइट से ली है, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से उच्च स्तरीय संस्था है। इस प्रकरण में मैं जितने भी संदर्भ या रेफरेंस दूंगा सब के सब अंतर्राष्ट्रीय उच्च स्तरीय रूप से स्वीकृत है। तो इसमें 1952 में मिलर और उरे ने एक प्रयोग किया और इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया कि जीवन बना किसी बाहरी बुद्धिमान निर्माता या बुद्धिमान कर्ता के बिना उत्पन्न हुआ है, स्वतः उत्पन्न हुआ है। इस मिलर उरे प्रयोग का आधारभूत जानकारी ये है। ये माना गया कि पृथ्वी पर जब जीवन उत्पत्ति हुई तो एक द्रव था जिसका नाम प्राइमोर्डियल सूप रखा गया। प्राइमोर्डियल सूप में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने हुए कुछ अणु थे, जैसे कार्बन हाइड्रोजन से मीथेन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अमोनिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी आदि, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन आदि से ग्लूकोज आदि बने। यह माना गया कि इन सब के संयोग से था और उसके साथ सूर्य के प्रकाश, सूर्य की गर्मी और विद्युत के स्पार्क, इलेक्ट्रिसिटी के स्पार्क, विद्युत के आवेश से इस सब प्राइमोर्डियल सूप में प्राथमिक जीवन द्रव्य में एक बदलाव आया और इस बदलाव को कारण अमीनो एसिड उत्पन्न हुए, जैसे मिलर उरे एक्सपेरिमेंट में हुए थे। अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता चला गया, ए यानी अमीनो एसिड, और इनके जुड़ाव द्वारा प्रोटीन बन गया। प्रोटीन जीवन निर्माण के मूलभूत जैविक यौगिक या बायोमोलिक्यूल्स हैं। अब इसमें मिलर उरे ने क्या किया, उन्होंने एक कांच का अपरेटस लिया जिसमें फ्लास्क ली, उसमें उन्होंने अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी आदि का मिश्रण लिया, मीथेन आदि का मिश्रण लिया, उसको गर्म किया और उसको गर्म करके उसमें प्रकाश और विद्युत प्रवाह किया। उसमें बदलाव आया और बदलाव में जो तत्व निकले उनको उन्होंने जांचा, वो अमीनो एसिड थे और इन अमीनो एसिड से उन्होंने इसको ये माना गया कि इन अमीनो एसिड से प्रोटीन बन गए। इन्हीं नियंत्रित परिस्थितियों में मिलर उरे का प्रयोग अनेक बार दोहराया गया और उसको दोहराने का उद्देश्य ये था कि क्या इसमें किसी तरह जीवन निर्माण को प्रमाणित किया जा सकता है। मिलर उरे
प्रयोग या उसको दोहराने पे किए गए प्रयोग का परिणाम लगभग एक समान ही निकला, परंतु उसकी व्याख्या समय समय पर मनमानी करते रहे। उसका उद्देश्य वास्तव में सत्य जानना नहीं था, वास्तव में गुमराह करना या दिशा भ्रमित करना था। क्या अमीनो एसिड से प्रोटीन बन सकता है? यहां ध्यान दीजिए, ना तो मैं ये कह रहा हूं कि मिलर पूरे एक्सपेरिमेंट की वैज्ञानिकता पे प्रश्न उठा रहा हूं, ना ही ऐसा है कि मिलर उरे ने जिस चीज को प्राइमोर्डियल सूप मानना था, जीवन उत्पत्ति के लिए आधारभूत द्रव्य मानना था, क्या वास्तव में वैसा ही था? इसका कोई प्रमाण नहीं। मिलर उरे एक्सपेरिमेंट में जो परिणाम आया उसमें भी बहुत चीजें ऐसी थी जो अस्वीकार्य थी, जैसे साइनाइड से बने हुए विषैले यौगिक थे जो अमीनो एसिड को नष्ट कर देते थे, उस पर भी हमने विचार नहीं किया। और भी उस जीवन संबंधी अमीनो एसिड नहीं थे, उस पर हम आगे विचार करेंगे, उस पर भी हमें प्रश्न नहीं उठा। सामान्यतः हम जब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे अणु भी होते हैं जिनमें दिशा से कोई संबंध नहीं होता, परंतु जैविक अणु या बायोमोलिक्यूल्स में अमीनो एसिड और ग्लूकोज ऐसे हों जिनका रचना का दिशा से सीधा सीधा संबंध है। बाईं ओर हमारे पास एक पहेली के अंश हैं, पजल्स पीसेस कह लीजिए आप, और उनका ढेर है। दाईं ओर एक छोटा बच्चा है जिसने इन पजल्स के टुकड़ों को, पहेली के अंशों को एक दूसरे से जोड़कर और इससे एक आकृति बनाई है। अब हमारे को विचार करना है, क्या ये संभव है? इस पे विचार करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिद्धांत को जानते हैं जिसको करेलिटी बोलते हैं। आप सबने जुराबें देखी होंगी, पहनी भी होंगी। हम बाएं पैर की जुराब दाएं पैर में, दाएं की बाएं में आराम से पहन सकते हैं, केवल उस स्थिति को छोड़ दे जिसमें अंगूठा अलग से जुड़ा होता है, महिलाओं में जो जुराबों को पहनते हैं। परंतु हाथ के दस्तानों में ऐसा नहीं होता। क्रिकेट आदि खेलने वाले दस्ताने या सर्दी में मोटरसाइकिल चलाने के दस्ताने ऐसे होते हैं जिनको बाएं से दाएं, दाएं से बाएं हाथ में नहीं बदला जा सकता। इसी तरह तो ये दोनों हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज होते हैं जिनको करेलिटी बोलते हैं। इसको अगर इंग्लिश के अल्फाबेट में देखा जाए तो जैसे O M H T V X, इस तरह के बहुत से अल्फाबेट या लेटर ऐसे हैं जिनको मिरर में देखने पर जिनमें कोई बदलाव नहीं आता, वो यूं के यूं रहते हैं। इसके विपरीत आप देखेंगे तो E N P L S, इस तरह के B D आदि C B D बहुत वो अल्फाबेट हैं जिसमें मिरर इमेज में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम करेलिटी बोलते हैं। ये करेलिटी की विस्तृत डेफिनेशन में chemistrylearner.com से और chemmed.edu से ली गई है। इसमें देखिए बाईं ओर जो हमने मूल स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ली है, और ये मैंने इसको एज इट इज इसलिए दिखाया है ताकि कोई ये ना कहे नहीं करेलिटी ये नहीं होते। कहना चाहे कह सकता है, परंतु वास्तविकता उससे नहीं बदलती। करेलिटी क्या है? एसिमेट्री और हैंडेडनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, असमरूपता या मॉलिक्यूल्स की अणुओं की हाथ के अनुकूल होना, और इसमें अमीनो एसिड जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है करेलिटी का। अब ये देखिए दाईं ओर हमने एक अमीनो एसिड की चित्र दिया है, एक ही अमीनो एसिड है एलानिन। इसमें एलानिन को डी एलानिन और एल एलानिन यानी लेफ्ट हैंडेड एलानिन और राइट हैंडेड डेक्स्ट्रो, डी को कहते हैं डेक्स्ट्रो यानी राइट हैंडेड एलानिन, दोनों को दिखाया गया जो दोनों एक जैसे हैं परंतु एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। अब ये दिखाने का उद्देश्य क्या है? यहां ध्यान दीजिएगा, जो बाईं ओर है एल एलानिन वो लेफ्ट हैंडेड एलानिन है, और दाईं ओर है डी एलानिन, जो डी एलानिन है वो राइट हैंडेड एलानिन है। अब यहाँ पे एक चित्र है, ये भी सिंबॉलिक चित्र है, ये हमने रेफरेंस लिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन से। ये भी रेफरेंस देने का उद्देश्य ये कि एक मानक उच्च स्तरीय संस्था से लिया गया है, ये विषय ही बायोटेक्नोलॉजी का है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाथ के समरूप मैंने दो अमीनो एसिड के चित्रण किया है, एक बाईं हाथ से जुड़ा और एक दाएं हाथ से जुड़ा।
ये बताने का उद्देश्य ये है कि केवल एक लॉजिक या एनालॉजी या समरूपता दिखाना मात्र है। इसका अर्थ ये नहीं कि अमीनो एसिड इस तरह बने होते हैं, इस आकार के होते हैं। यहां ध्यान देनी बात है, फंडामेंटल जो ट्रुथ है, मूल अवधारणा है, केवल 20 लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड से ही जीवन का प्रोटीन बनता है। पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, ब्लू ग्रीन अलगा को छोड़ दें तो 100% 20 अमीनो एसिड से बने होते हैं। शब्द के सब 20 से बाहर कोई पेड़ पौधा प्राणी, समुद्र का जीव, रेगिस्तान का जीव, पर्वत का जीव कोई नहीं है 20 अमीनो एसिड से बाहर हो जिसको, और जिसमें कोई भी लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड से दूसरा अमीनो एसिड हो। यहां ध्यान दीजिएगा, केवल 20 अमीनो एसिड, केवल लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड, उनसे ही प्रोटीन बनता है। सामान्यतः प्रोटीन 50 से 1000 अमीनो एसिड से बनते हैं। ये जानकारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट से ली है। यहाँ ये मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि जब भी एबायोजेनेसिस या एवोल्यूशन का समर्थन में तर्क दिया जाता है, तब ये बात चालाकी से छुपा ली जाती है कि अमीनो एसिड 20 होते हैं, जीवन के लिए केवल लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड ही चाहिए, कोई भी राइट हैंडेड अमीनो एसिड जीवन की प्रक्रिया में उपयोगी नहीं होता, और छोटा या बड़ा, सरल या जटिल प्रोटीन जैसी कोई चीज नहीं होती, सभी प्रोटीन एक प्रोटीन ही होते हैं। ऐसा कुतर्क, ऐसा मूर्खतापूर्ण बहाना कि जी जब जीवन शुरू है, जब तो जो है एवोल्यूशन नहीं शुरू हुआ था, जब तो छोटे प्रोटीन थे जो बाद में बड़े बन गए, नहीं। आज भी बैक्टीरिया आदि में और अन्य जीवों में भी बड़े अमीनो एसिड वाले प्रोटीन पाए जाते हैं। इसलिए ये कहना भ्रमित करना है कि उस समय छोटे छोटे अमीनो एसिड वाले प्रोटीन थे जो बाद में बड़े बनते चले गए, ऐसा नहीं है। आज भी मानव शरीर में छोटे बड़े, कम संख्या वाले अमीनो एसिड और अधिक संख्या वाले अमीनो एसिड वाले प्रोटीन मिलते हैं। आज भी हमारे शरीर में 3000 से अधिक अमीनो एसिड वाला प्रोटीन मिलता है, 100 से कम वाला भी अमीनो एसिड वाला प्रोटीन मिलता है। तो इसलिए ये बार बार ध्यान दीजिएगा, केवल 20 लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। क्या ये इतनी सूचना पर्याप्त है? नहीं, अभी और देखिएगा। प्राय एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि जैसे किसी गुड़िया बनाने कारखाने में जाएं तो गुड़िया के हाथ, पैर, सिर, जूते, पेट, धड़ आदि, सिर के बाल आदि ये जब होते हैं, और इन सबको जोड़ के गुड़िया बना दी जाती है। इसी तरह ये सब अंग उपांग अमीनो एसिड हैं, और जैसे गुड़िया बन गई इनको जोड़ के, इसी तरह सजीव जगत बन गया। जबकि ये एनालॉजी या तर्क या समरूपता भी बिल्कुल गलत है। गुड़िया में भी हम बाएं हाथ की जगह दाएं हाथ, दाएं हाथ की जगह बाएं हाथ नहीं लगाते, पैर की जगह हाथ, हाथ की जगह पैर नहीं लगाते, कभी बालों को सिर की बजाय पैरों पे नहीं जोड़ते, और इस तरह कोई भी मन मर्जी से नहीं कर सकते। या इन अंग उपांगों को एक बड़े ड्रम में डालकर हिलाने से भी गुड़िया नहीं बन सकती। अब अगला है कि प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए। नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट से रेफरेंस लिया है, मैं दोबारा बता देता हूं। ये रेफरेंस और ये चित्र माइक्रोब्स नोट से लिया गया है, और रेफरेंस नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट से लिया है, जो अंतरराष्ट्रीय उच्च स्तरीय जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ भी देने का उद्देश्य ये है कि अब कोई हमारे विपरीत में वीडियो बनाएगा और वो कहेगा कि जी एनसीईआरटी किताब में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, इसलिए ऐसा कुछ होता ही नहीं। एनसीईआरटी की मैं तो 8वीं की पढ़ी, 10वीं की पढ़ी, क्या उनको नहीं पता था? तो भैया ये अंतरराष्ट्रीय उच्च स्तरीय संस्थाओं द्वारा दी गई सूचना है। कोई भी सूचना आपके 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की एनसीईआरटी से नहीं ली गई है, और एनसीईआरटी में अनेकों सूचनाएं बुरी तरह गलत हैं, इसलिए उनका प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। प्रोटीन बनने के लिए अमीनो एसिड का एक विशेष क्रम में होना अनिवार्य है, और ये क्रम एक जेनेटिक कोड द्वारा निर्धारित होता है। जेनेटिक कोड क्या है? इंस्ट्रक्शन है। वो इंस्ट्रक्शन कहाँ होती है? जीन्स में होती है, और वो इंस्ट्रक्शन एक सेल को बताती है कौन सा प्रोटीन बनाना है, कैसे बनाना है। तो डीएनए है, हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं, वो डीएनए की बनी होती है। डीएनए के ट्रांसक्रिप्ट होके, यानी डीएनए को पढ़ के एक दूसरी सूचना उत्पन्न होती है जिसको मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए बोलते हैं। उसमें डीएनए का जेनेटिक कोड होता है, और मैसेंजर आरएनए को से राइबोसोम द्वारा अमीनो एसिड का
जोड़ किया जाता है जिससे प्रोटीन बनता है। कौन सा अमीनो एसिड कहाँ लगाना है, ये सूचना मैसेंजर आरएनए में होती है। बिना सूचना के प्रोटीन नहीं बन सकता। यहाँ ध्यान रखिएगा, हम केवल किसी डब्बे में अमीनो एसिड डाल के हिला के उसको प्रोटीन नहीं बना सकते। अमीनो एसिड के ढेर में हलचल होने से प्रोटीन नहीं बन सकता। प्रोटीन के लिए एक निश्चित जेनेटिक सूचना होना अनिवार्य है। अब ये सूचना और स्वतः प्रोटीन बनने के चांसेस पे हम विचार करते हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं, इसको हम रूबिक्स क्यूब बोलते हैं। इसमें 6 सतह होती हैं, प्रत्येक सतह पर 9 अंग होते हैं और प्रत्येक, जैसे दाएं हाथ को रूबिक क्यूब का बदला हुआ रूप है, इस तरह रूबिक क्यूब को बार बार घुमाकर बदला जा सकता है। इसे इस तरह बनाया गया है कि लगभग सभी केंद्रीय बीच वाले हिस्से को छोड़ दें तो प्रत्येक में 8 अंग ऐसे होते हैं 9 में से जो घूमते हैं, केवल बीच वाला हिस्सा ही स्थिर रहता है। अब ये 3x3x3 के रूबिक क्यूब में ये ध्यान दीजिएगा, अमीनो एसिड में जो प्रोटीन बनता है वो हम 50, 100 या 1000 अमीनो एसिड से बनता है और 20 अमीनो एसिड हैं, सारे के सारे लेफ्ट हैंडेड हैं। यहाँ पे हमने सरलता के लिए क्या किया, 3x3x3 का एक रूबिक क्यूब हमने ले लिया और इसमें से सही रचना होने की संभावना केवल एक है, अन्य सभी रचनाएं गलत हैं जो मैंने इसमें कैलकुलेट की गई है। ये 20 अंकों की एक संख्या है। इसमें से ध्यान दीजिए, 20 अंकों की इतनी बड़ी संख्या में से केवल एक कॉम्बिनेशन, एक संयोजन ही सही है, अन्य सब के सब गलत हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, कोई कल को कोई दुष्ट प्राणी एक वीडियो बना के अपने शब्द मेरे मुंह में डाल लेगा कि जी टाइपराइटर पे बंदर बैठा दिया और बंदर ने टाइप किया तो इतने दिन में हो गया। नहीं, मैं यहाँ पे सिंपल रूबिक क्यूब कह रहा हूं, अगर आपको सिद्ध करना इसको कीजिए। अब ये कितना असंभव है जरा ध्यान दीजिए, 20 अंकों की संख्या को कोइंसिडेंस कितना संभव है। देखिए, एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 3600 सेकेंड। अगर इसको सारे कैलकुलेट करें तो एक साल में, ये ऊपर संख्या दी है, इतने सेकंड आपको बन जाते हैं। 3,15,36,000 सेकंड बनते हैं। अब 20 अंकों की कोई संख्या लाने के लिए, 20 अंकों की संख्या देखिए, जो 20 अंकों के पीछे संख्या में दी है, इतने संयोग के लिए कितना समय लगेगा। हम ऐसा मानते हैं कि हम किसी मशीन द्वारा 1 सेकंड में एक बार रूबिक क्यूब को घुमाते हैं या बदलाव करते हैं 1 सेकंड में, तो हमारे को ऊपर वाले से नीचे वाले तक लाने के लिए अपने आप कोइंसिडेंस संयोग से 10 रेज़ पावर 12 साल चाहिए। 1 सेकंड में एक बार घुमा रहे हैं तो 1 के पीछे 12 शून्य, इतने साल लगेंगे तब जाकर 20 अंकों की एक संख्या बनेगी, 10 रेज़ पावर 20 की संख्या बनेगी। उसमें से केवल एक संयोग ही सही है, अन्य सब संयोग गलत हैं। अब इसको प्रोटीन में विचार करते हैं। हमें एक मानव शरीर में एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, जो खून की लाल रक्तकणिकाएं होती है उस हीमोग्लोबिन के काम होती है। हीमोग्लोबिन में 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। तो 2 में 141 अमीनो एसिड होते हैं, 2 में 146 अमीनो एसिड होते हैं, परंतु सरलता के लिए हमने इसको 574 अमीनो एसिड मान दिया। चारों को जोड़ दिया क्योंकि अलग अलग करने पे फिर कंप्यूटर से भी गणना नहीं हो पा रही थी। तो 574 अमीनो एसिड बनने की संभावना, जैसे रूबिक क्यूब की हमने संभावना निकाली है यहाँ पे 20 अंकों की, इस तरह 574 अमीनो एसिड की संभावना मैंने निकाली, तो जिसमें 20 अमीनो एसिड लिए तो 747 अंकों की एक संख्या बनी। इतनी बड़ी संख्या में से केवल एक संभावना है जो अमीनो एसिड की बनती है, वो भी तब केवल सभी के सभी 20 अमीनो एसिड हों, सभी के सभी लेफ्ट हैंडेड हों, सभी के सभी अनंत मात्रा में हों, सभी परिस्थितियां अनुकूल हों, तब भी केवल एक अमीनो एसिड ही सही होता है। क्या आप विचार मानेंगे कि इतना संयोग से हो सकता है? यदि इतना संयोग से आप किसी भी तरह सिद्ध कर सकते हैं, तब एबायोजेनेसिस और विकासवाद सही सिद्ध होता है।